अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अब कुछ रिकवरी फेज़ में हूँ। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। गॉल ब्लैडर जिसको पित्ता कहते हैं, उसकी सर्जरी के हवाले से। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहाँ से करवानी चाहिए और कौन सा हॉस्पिटल मेरी नज़र में बेस्ट था। मुख्तार शेख ये हॉस्पिटल है मुल्तान में। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के एक्सपीरियंस से पहले मैं आप लोगों के साथ मुख्तार शेख हॉस्पिटल के रूम की सर्विस का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। रूम इनका थ्रू आउट बहुत प्यारा था, नीट एंड क्लीन था और इसमें 2 अटेंडेंट्स की इजाज़त थी। आप अपने साथ सिर्फ 2 अटेंडेंट्स को रख सकते हो, इसके अलावा ज़्यादा लोग अलाउ नहीं हैं और छोटे बच्चे बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे। ये इनकी एक अच्छी बात थी कि यहाँ पे ज़्यादा रश इकट्ठा नहीं करते। रूम बहुत नीट एंड क्लीन था, टीवी भी यहाँ पे लगा हुआ था, एक छोटा फ्रिज दिया हुआ था, अलमारी थी, 2 वाटर बोटल्स इन्होंने ऑलरेडी रूम में रखी हुई थी। अच्छी बात ये थी कि यहाँ जाए नमाज भी थी और काफ़ी स्पेस थी अपना छोटा मोटा सामान रखने के लिए। इसके अलावा इन्होंने कुरान पाक भी दिया हुआ था। रूम का टूर आप कर लीजिए, मैं साथ साथ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में भी आप लोगों को बताती हूँ। गॉल ब्लैडर जो पित्ता जिसको बोलते हैं, इसका पेन बहुत बुरा होता है और ऐसा लगता है कि आप मौत के बहुत करीब हो। मुझे ये पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 7th मंथ में स्टार्ट हुआ था और उस टाइम पे मुझे लगा था कि शायद एक माइनर सा पेन है और इतना सवेयर नहीं होगा, मगर उसके बाद जो मुझे 4 अटैक्स हुए हैं वो कंटिन्यूसली मुझे अपने डिलीवरी के बाद हुए हैं और ये अटैक्स ऐसे थे जो बहुत जानलेवा थे। इसमें मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा इमरजेंसी में और वहाँ पे नींद के जो इंजेक्शंस होते हैं, पेन किलर्स, वो मुझे लगवाने पड़े और फिर मेरी पेन कहीं जाके कम हुई है। मेरा प्लान बिल्कुल भी नहीं था गॉल ब्लैडर रिमूव करवाने का, मगर जो पेन बहुत सवेयर था ना, वो पेन इतना शदीद था कि वो बर्दाश्त नहीं हो सकता था, इसलिए उसके लिए ऑपरेट करवाना बहुत ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं सर्जरी की। इस सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। सर्जरी का प्रोसेस माइनर होता है, इतना लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं होता, मगर आपको होश में आने में तकरीबन ज़्यादा टाइम लग जाता है। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे 1 बजे और मैं वहाँ रिकवरी रूम से वापस आई थी 5 बजे, मतलब 5 बजे मैं रूम में आ गई थी। रूम में शिफ्ट होने के बाद मुझे पेन किलर ड्रिप्स लगी थी और ड्रिप से काफ़ी फ़र्क पड़ गया था, पेन काफ़ी रिलीज़ हो गया था। अच्छा, मैं इसके बारे में बताती चलूँ। ये एक छोटा सा हीटर है और ये पूरा रूम बहुत जल्दी गर्म कर देता था, क्योंकि इसके चलाने के बाद किसी और हीटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इसके ऊपर सिर्फ स्माइल लिखा हुआ था, ये नहीं पता है किस कंपनी का है। पेशेंट के बेड के साथ ही एक बटन दिया हुआ है इन्होंने कि अगर आपको सर्विस के लिए किसी नर्स को बुलाना हो तो आप उसको इजीली इसको प्रेस करके बुला सकती हो। यहाँ पे मेरी सर्जरी हो गई थी और मैं रूम में शिफ्ट हो गई थी। इन्होंने मुझे ये स्टॉकिंग्स पहनाई थी। इसके पहनाने का मकसद ये होता है कि जब पेशेंट रिकवरी रूम से अपने रूम में शिफ्ट होता है तो वो ज़्यादा मूव नहीं करता, तो जो टांगें होती हैं उनमें खून जमने का डर होता है। इस वजह से इससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ब्लड सर्कुलेशन आप लोगों की ठीक रहती है। सी सेक्शन के बाद भी ये पहनना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये बात का एहसास मुझे अब हुआ। इसके बाद यहाँ पे रूम सर्विस वाले आते हैं और आपको 3 टाइम का खाना प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ब्रेकफास्ट में मेरे पास यहाँ पे दलिया था। उन्होंने मुझे दलिया दिया था, पानी की बोतल थी, एक बॉयल एग था और साथ में चाय थी। खाना इनका बहुत अच्छा था, क्योंकि थ्रू आउट हम सर्विस की बात कर रहे हैं तो इनकी सर्विसेज में ही ये खाना आता है और खाना बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं था कि खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था। फूड क्वालिटी और फूड टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे थे। अच्छा, तो सर्जरी के बाद जब मुझे रिकवरी रूम से मेरे अपने रूम में शिफ्ट किया था तो मेरी पेन बहुत ज़्यादा थी। फिर डॉक्टर ने ड्रिप्स चेंज करवाई थी। डॉक्टर मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर मुझे मिले थे। तो उन्होंने कहा था कि आप अपना बेड थोड़ा सा ऊपर करके लेटें, क्योंकि ज़्यादा जो मैं सीधा लेट रही थी उसकी वजह से भी पेन बहुत इंटेंस हो रहा था। इस वजह से उन्होंने मुझे सिटिंग पोजीशन पे बैठना रिकमेंड किया था, तो मैं मोस्टली सिटिंग पोजीशन पे बैठ के ही सही फील करती थी। अच्छा, यूरिन सैक मुझे नहीं लगा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप रात तक या नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में आप वॉशरूम ईज़िली जा सकती हो, खुद चल सकती हो, क्योंकि इस सर्जरी में जितनी जल्दी आप मोबिलाइज हो जाओगी उतना ही बेहतर होता है। आपको अपनी टांगों को मूव करते रहना चाहिए ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही रहे और पेन में भी कमी हो। सर्जरी के 12 घंटे के बाद मैंने जाके कहीं पानी का 1 घूंट पिया था। बॉटल के ढक्कन में मैंने पानी पिया था, क्योंकि जब फ़ौरन आप पानी पी लेते हो या कुछ खा लेते हो तो आपको नोज़िया या वॉमिटिंग होने का डर होता है, इसलिए आपको कुछ गैप के साथ खाना खाना चाहिए। और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग थी जब मैंने खाना खाया था
और ऑपरेट से 6 घंटे पहले मैंने खाना खाना, पानी पीना छोड़ दिया था। सर्जरी के 12 घंटे बाद उन्होंने मुझे कहा था कि अब आप वॉक कर सकती हैं, अब आप वॉक करें। तो जब मैंने वॉक की थी मुझे बिल्कुल लाइट पेन फील हुआ था। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के 3 दिन के बाद आप लोग अपने रूटीन के काम कर सकते हो। बस आपने ज़्यादा वज़न नहीं उठाना होता, स्टेयर्स नहीं ज़्यादा चढ़नी होती और कोई भी हैवी वर्क आपने नहीं करना होता। अदरवाइज़ आप लोग इस काबिल हो जाते हो कि आप चल फिर सको और अपने रेगुलर काम कर सको। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।